हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे, हमने जो पिछली वीडियो में सभी टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसमें हमने सबसे पहले जितने भी आर्टिकल थे वो डिस्कस किए थे। हम उसी से संबंधित जो हमारे जो भारतीय संविधान के भाग पार्ट में जो आता है वो आता है राष्ट्रपति। अकेले पार्ट में 5 में यानी जो आता है वो राष्ट्रपति का विस्तार आता है। तो हम आज उसे ही अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद एक कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण पद है। मान लेते हैं कि कुछ संसदीय रूप से में कुछ चीज़ें है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बट फिर भी राष्ट्रपति का पद का भी एक अलग ही महत्व होता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद था ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तो यह है कि वहाँ पे अमेरिका में तो केवल राष्ट्रपति होता है, यानी कि वो प्रमुख जो नेता होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। बट यहाँ पर जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद है वह केवल एक तीनों जो भी सर्वोच्च सेनाएं होते हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है। और जो संसदीय कार्य होते हैं वह अपने पूर्ण तरीके से करता है। जितने भारत के राजनीतिक और जितने भी कार्य होते हैं वे सभी के सभी राष्ट्रपति के ही द्वारा किए जाते हैं। यानी कि जितने भी आपने कोई कार्य देखेंगे तो उसमें आपको राष्ट्रपति के सिग्नेचर ही मिलेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हर एक आर्टिकल के तहत। अब सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य का प्रमुख होता है, वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। हालांकि भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आपके उसमें कि सर्वप्रथम कौन भारत का नागरिक होगा तो वह राष्ट्रपति होगा। अगर राज्य में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें राज्यपाल होगा। ठीक है। भारत गणराज्य की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार जो भारत सरकार में अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों को उनके कार्यालय और रैंक के अनुसार सूचीबद्ध करता है। यानी कि आपने जितने सिविल सेवक देखे होंगे या कितने भी बड़े अधिकारी देखे होंगे सब के सब राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। कुछ राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी है। उसमें आप लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर, ये सब आप देख सकते हैं। ये सब क्या है, ये राष्ट्रपति की पावर होती है। कुछ और मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा शक्ति और एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति। ठीक है। आप सबसे जाना है कि सबसे पहले कि भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत के जितने भी राज्य हैं उनका प्रमुख होगा, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जितने भी सेना की वो है तीनों संस्थाएं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है। वह केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों के प्रमुख है। ठीक है। ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है। अब दोस्तों, अब आर्टिकल 53 क्या कहता है। 53 के अकॉर्डिंग संघ की कार्यकारी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित है और वह या तो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करता है या केंद्र सरकार के कार्य अधिकारियों पर हो। यानी कि जितने भी राज्य होते हैं उनका वह प्रमुख होता है, या तो वह खुद शासन करता है या अपने द्वारा नियुक्त जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वहाँ पर शासन संभाला जाता है। ठीक है। यानी आप देखते हो गवर्नर देखते होंगे, इसे भी नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जितने भी आपने डिप्टी गवर्नर देखे होंगे ये भी सब कौन करता है, नियुक्त राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है। आपने देखो कि हम जितने भी आम आदमी हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो हम जान लेते हैं किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत का चुनाव आयोग जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को वोटों को निश्चित कोटा सुरक्षित करना चाहिए जो निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यानी कि एक सूत्र बना रखा है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक मत का मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है। तो मतों का कोटा यानी डाले गए मतों की कुल संख्या, निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या यानी कि 1+1, यानी कि उसमें जो क्रमवार दिया जाता है। अगर मान लिया आपको किसी राष्ट्रपति के
चुनाव में भाग लेना है तो आप क्रमवार देंगे। यानी कि अगर आपको एपीजे अब्दुल कलाम पर आपको अपना वोट डालना, तो आप उसके उनके स्थान के यानी नाम के आगे वन का वन लिखेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसमें क्रमवार दिया जाता है। यानी आप वोट प्रणब मुखर्जी को अगर आप वोट देते हैं तो उस पर आप 2 लिखते हैं, ठीक है। आप जिससे ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस पर आप फर्स्ट वोट दिया जाता है, ठीक है। ये इसका सूत्र था, ठीक है। अब जो आर्टिकल 54 में बोल रखे हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संबंधित है, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि वह निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आम लोग तो उसमें चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जो लेते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, वह निर्वाचित, ठीक है। संसद के कौन सदन हो गए, राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। उसमें जो नॉमिनेट सदस्य किए जाते हैं वो उसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसमें भी जितनी विधानसभा होती है, ठीक है, उनसे भी जो निर्वाचित सदस्य वे भी इसमें भाग लेंगे। और नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है इनकी भी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह प्रावधान 1992 के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो आप समझ गए कौन इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं आर्टिकल 55। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित प्रावधान इस प्रकार है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के पैमाने पर एक रूपता और समग्र रूप से राज्य और संघ के बीच समानता होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचक मंडल, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाती है। एक विधायक के वोट का मूल्य, यानी अगर आपको एक विधायक के वोट का मूल्य पता करना है तो उसमें राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुना 11,000, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसमें एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होगा कि सभी राज्यों के विधायकों के वोटों का मूल्य, यानी कि जो हमसे विधायकों के मतों का मूल्य निकल जाएगा ना, उसके बाद, ठीक है, निकल गया, मान लिया कि हमने कुछ भी निकल गया, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर दे कि एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होगा, सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है। तो यानी कि संसद में निर्वाचित सदस्य कितने आ रहे हैं, मान के चलिए आपको, ठीक है, इसमें मान लिया आ रहे हैं 552 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, या 545 आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संकणमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नियोजित की जाती है, ठीक है। मैंने जो बताया आपको इसमें क्रमवार से दिया जाता है, इसमें जो भी चीज़ें दी जाती है, ठीक है, कि किस व्यक्ति को आप कौन सा मत देना चाहते हैं, यानी आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं, दूसरे पर रखना चाहते हैं। अब है टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी राष्ट्रपति कार्यालय का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बताते हैं, या निम्नलिखित प्रावधानों को बताते हैं। राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने के लिए तिथि से 5 वर्ष तक ये पद धारण कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 5 वर्ष तक के कोई राष्ट्रपति रह सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि वह कितनी बार भी चुनकर आ सकता है, पर उसका जो टेन्योर दे रखा है वो 5 साल का ही है, ठीक है। अगर उन्हें अपना इस्तीफा देना है, ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना सूचना देकर या लोकसभा अध्यक्ष को इसके सूचना देकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। अब संविधान के उल्लंघन के मामले में जो आर्टिकल 61 है वो राष्ट्रपति को महाभियोग चला जाता है, ठीक है। महाभियोग का मतलब ये है कि अगर आपको राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाना है तो वह उस पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार आर्टिकल 57, इस अनुच्छेद के अनुसार वर्तमान में धारण करने वाले व्यक्ति या राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले व्यक्ति उस पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। यानी मैंने बताया कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनकर आ सकते हैं, बट जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें केवल 2 ही बार किसी भी राष्ट्रपति को चुना जा सकता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति बनने की कोई योग्यता पूछे जाए आपको किसी भी एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 साल हो चुकी हो, वह लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए,
यानी कि एक सांसद जितनी पावर वो रखता हो, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग चुन के या चुनाव में भाग ले सकता हो। उसे संघ या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ को कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लाभ का पद है। भारत में अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता के तहत प्राकृतिक जन्म की शर्त है। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि प्राकृतिक जन्म का मतलब है अगर कोई व्यक्ति भारत का केवल नागरिक है तो वह राष्ट्रपति बन सकता है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऐसा है अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ है तो तभी वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आर्टिकल 59 समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों को सूचीबद्ध करते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि पर सदन में अपना स्थान छोड़ देता है। या किसी भी उसमें विधायक है, कोई भी सांसद है, अगर किसी को राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है तो वह जिस दिन से वह चुना जाता है तो उसका पद खाली समझा जाएगा। राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद का मतलब है किसी सरकारी संस्था में ना हो या किसी भी उसमें अन्य कोई भी लाभ का पद हो उसमें नहीं होना चाहिए। वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रहने का हकदार है, यानी कि जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिलता है उसमें रहने का हकदार है। वह संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित परिलब्धियों भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करने का भी हकदार है। उनके कार्यकाल के दौरान इन परिलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें बहुत सी चीज़ें भत्ते वगैरह दिए जाते हैं। तो आप दोस्तों ये भी जानना है आपको बहुत ज़रूरी है कि जो राष्ट्रपति होता है उसको सबसे ज़्यादा वेतन भारत में दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ। ये आता है आर्टिकल 60 में। शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले की जानी चाहिए। शपथ में राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य करने की पुष्टि करता है। राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करने के लिए संविधान और कानून को संरक्षित करने और बचाव करने की अपनी क्षमता को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए, भारत के लोगों को सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करने के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाए, ये आर्टिकल 61 के तहत आता है। संविधान के उल्लंघन पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इस लेख में दी गई है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यानी कि या तो राज्यसभा या लोकसभा से कहीं से भी कर सकते हैं। उस सदन के कुल सदस्यों को 1/4, ठीक है, 1/4 भाग द्वारा आरोप पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो महाभियोग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि 1/4 सदस्य जो हो गए उसमें उनको हस्ताक्षर होने जरूरी है, तभी आप किसी भी सदन में उन पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्ताव पारित करने से पहल करने वाले सदन के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़े। अगर आपको कोई भी महाभियोग लाना है तो आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बारे में अवगत कराना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस की अवधि के बाद प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 के बहुमत के साथ आरंभ करने वाले सदन द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, यानी जिस सदन में वो लाया गया था उसी सदन में वो पारित होना जरूरी है। एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए या तो एक न्यायिक समिति की नियुक्ति करके या स्वयं द्वारा जांच करने के लिए बाध्य है। एक कमेटी बिठाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें फैसला लिया जाता है अगर वह प्रस्ताव पारित हो जाए 2/3 से। ठीक है, जांच के दौरान राष्ट्रपति को एक वकील के साथ पेश होने और आरोपों को बचाव करने का अधिकार है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को आरोपों के लिए दोषी नहीं पाया जाता है तो वह संकल्प व्यक्तिगत हो जाता है। दोषी होने के मामले में दूसरे सदन द्वारा सदन की कुल सदस्य के 2/3 बहुमत के साथ संकल्प पारित किया जाता है। अगर वह वो आरोपों में दोषी पाए जाते हैं तो वह संकल्प व्यक्तिगत हो जाएगा, यानी कि उसमें जिस सदन में बुलाया गया था उसके थ्रू वो 2/3 बहुमत के साथ उसे पारित कर दिया जाएगा। संकल्प का प्रभाव राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रभाव उस तारीख से होगा जिस तारीख का संकल्प इस प्रकार पारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस तारीख से समझा जाएगा जिसमें सदन में वो तारीख को लाया गया था। अब नेक्स्ट है कि भारत राष्ट्रपति कार्यालय में अनुपस्थिति और रिक्ति, यानी अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं किसी कारणवश से कुछ भी कार्य होता है तो उसके अकॉर्डिंग कौन उनकी जितनी भी योग्यता है या पद है वो कौन संभालेगा। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति संबंधित प्रावधान संबंधित है। राष्ट्रपति का पद अवधि की समाप्ति के कारण
राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। सेवारत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण हुई राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार मृत्यु, इस्तीफे हटाने के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति के मामले में भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि अगर वे नहीं रहते हैं किसी कारणवश या मृत्यु हो जाते तो उनके किसी नए राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने से पहले उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। ठीक है, तो ये अब है उनकी जो शक्तियाँ है भारत में राष्ट्रपति कार्य और शक्तियाँ। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं हम लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी विधायी कार्य। भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद आयोजित पहला संसदीय सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र द्वारा राष्ट्रपति संबोधित किया जाता है। यानी कि अब जैसे कि न्यू सरकार आई है चुनकर, ठीक है, तो उसका जो पहला सत्र होगा उसमें जो संबोधन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उनके पास संसदीय सत्र को बुलाने या सत्रावसन करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ से यूपीएससी में जो 2024 का है यहीं से क्वेश्चन बना रखा है कि उनके पास क्या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, इस स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए और 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है। पर दोस्तों जो 2 सदस्य हैं ना ये एंग्लो इंडियन वाले, जो अब हाल ही में भारतीय संविधान में इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब कोई भी 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। जब भी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद या राज्यसभा के सभापति और उपसभा के पद रिक्त होते हैं तो उसका सदन के किसी भी सदस्य को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी अगर लोकसभा का अध्यक्ष का पद खाली है या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसी सदन से नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। वह संवैधानिक निकाय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके पास भारत के चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने की शक्ति है। यानी दोस्तों अगर चुनाव आयोग ने किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया तो उस पर भी निर्णय करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कुछ विधेयक जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, भारत की संचित निधि से वे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो संचित निधि है जिसमें से आपको सभी सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनको निधियाँ दी जाती है तो वह बहुत बड़ी संचित निधि है। मैं किसी और टॉपिक में आपको समझाऊंगा। जब संसद राष्ट्रपति को विधेयक पारित करती है तो वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, विधेयक को रोक सकता है या विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। तो दोस्तों अगर कोई संसद ने कोई विधेयक बनाया है और उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, पर तो राष्ट्रपति के पास इसमें 2 अधिकार है। एक तो अधिकार यह है कि या तो वो इसको पारित कर दे यानी सिग्नेचर कर दे, अगर वह पारित नहीं कर देता है तो वह उसको वापस भेज सकता है। ठीक है, इसी तरह जब राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। ऐसे ही होता है जब कोई राज्यपाल विधानमंडल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए वो करता है यानी कि उसके पास भेजता है तो तब भी उनके पास यही शक्ति होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वह या तो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, विधेयक को रोक सकता है या राज्यपाल को विधेयक के पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करने का निर्देश दे सकता है। या तो वह राज्यपाल को भेज सकता है, वही कार्य जो आप संसद में करते हैं, ठीक है, वही कार्य में भी राज्य विधानमंडल में भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, हाँ एक बात हो रही है, अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर धन विधेयक पर हो और धन विधेयक को संसद भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को बाध्य है सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, इसमें भी प्रावधान ये प्रावधान हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है और फिर संसद दोबारा भेज देती है तब राष्ट्रपति के पास में इस पावर का वो नहीं है कि वह उसे दोबारा फिर भेज दे। हाँ, इसमें एक वीटो पावर आती है, पॉकेट वीटो बोलते हैं उसे। पॉकेट वीटो का मतलब होता है या तो फिर वे अपने पास रख लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार से पॉकेट वीटो को मैं किसी और लेक्चर में आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। अब नेक्स्ट है जो कार्यकारी कार्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यकारी कार्य निम्नलिखित है। केंद्र सरकार के सभी व्यापारिक और कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम से किए जाते हैं, यानी कि जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, वो जो नियुक्त करते हैं हमें जितने भी कर्मचारियों को, उसमें भारत के प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वह निम्नलिखित आयोग भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सब कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, वह सब कहीं ना कहीं नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो उनकी कार्य वो आती है शक्ति, वो आती है फाइनेंशियल फंक्शन। तो उसमें वित्तीय कार्य, उनकी पूर्व सिफारिशों पर ही धन विधेयक संसद में पेश किया जा सकते हैं। अनुदान की मांग भी की जा सकती है। हर 5 साल में भारत के वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के संबंध में सिफारिशें प्रदान करते हैं। वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। जो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है, इसको बजट बोलते हैं। ठीक है, कहीं भी भारतीय संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण का ही इस्तेमाल किया गया है। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के पास भारत की आकस्मिकता निधि से धन देने की शक्ति है। आकस्मिकता निधि वो होती है दोस्तों, मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ वगैरह आती है, तो आप वहाँ पर से अगर किसी को भी फंड की जरूरत पड़ती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही आकस्मिकता निधि से धन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो उनकी है वो है न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत समाधान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो मैं क्या करते हैं, किसी सजा को मैं छोटा कर सकते हैं या बिल्कुल ही समाप्त कर सकते हैं, तो ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। हाँ, एक बात हो रहा है यहाँ पर नोटिस करने वाली, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है यानी फांसी की सजा सुना दी गई है, तो उसकी सजा केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ना कि राज्यों में राज्यपाल। राज्यपाल केवल उनकी सजाओं को छोटा कर सकता है या कुछ समाप्त कर सकता है, बट वे मौत की सजा को, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। जब सजा या सजा के संघ के कानून के खिलाफ अपराध लिए हो, जब केवल कोर्ट मार्शल द्वारा सजा दी जाती है। एक और बात यहाँ समझने वाली है दोस्तों, अगर किसी सेना द्वारा किसी सैनिक को सजा दी जाती है, उसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं, तो उसमें सजा दे दी गई है, तब भी राष्ट्रपति को पावर होती है, कोई या तो उस सजा को माफ कर सकता है या उसे छोटा कर सकता है, बिल्कुल ही समाप्त कर सकता है, ना कि यह शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, यहाँ ये फैक्ट भी आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति कानून के प्रश्नों संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है, हालांकि यह राष्ट्रपति के लिए बाध्य करनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 के तहत ये कहता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वे किससे सलाह ले सकते हैं, वे जो भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है दोस्तों, उनसे क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं 143 के तहत। ठीक है, पर यह सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी नहीं होता है, वे माने या ना माने वह उनके नैतिक रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब होता है सैन्य कार्य। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उन्हें संसद के अनुमोदन पर किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध की घोषणा करने या शांति संधि समाप्ति करने की शक्ति प्रदान की जाती है। यानी किसी भी अगर देश से युद्ध होता है या समाप्ति होती है, तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह रक्षा बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों की प्रमुख नियुक्ति करता है। मैंने आपको वही बताया कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। राजनीतिक कार्य, भारत के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों और बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद द्वारा अनुमोदित आंतरिक संधियों, समझौतों पर बातचीत की जाती है, उनके नाम पर निष्कर्ष निकाला जाता है। ये जितनी भी संधि वगैरह होती है सब राष्ट्रपति के नाम पर होती है। अब आती है नेक्स्ट आपातकालीन पावर। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 352 के तहत और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और 365 घोषित करने की शक्ति वो किसके पास है, वो केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अध्यादेश बनाने की शक्ति। दोस्तों जितनी शक्तियाँ हैं एक अलग टॉपिक है, इनको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि किन किन पावर को राष्ट्रपति यूज करता है। अध्यादेश बनाने की शक्ति, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देती है जब संसद के दोनों सदनों में अवकाश है, संसद के दोनों सदनों में कोई एक अवकाश में हो। दोस्तों अध्यादेश को मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि सत्र बंद है, संसद में कोई कार्य नहीं हो रहा है और किसी चीज़ पर कानून लाना है, ठीक है, तो आप अध्यादेश के तहत उस कानून को परमिशन दे सकते हैं, तो वह कानून अध्यादेश के तहत लागू हो सकता है। ठीक है, तो यह होता है अध्यादेश। ठीक है, हाँ, उसमें जब संसद खुलती है तो उसमें या तो उसे पारित कर दिया, अगर नहीं पारित हुआ तो वह समाप्त हो जाता है। अगर संसद ने इसे मंजूरी देने वाला प्रस्ताव पारित नहीं किया है तो संसद फिर से शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश काम करना बंद कर देता है।
यानी वही बात मैंने आपको बोली है कि संसद में पारित हो गया तो कहीं ना कहीं कानून बन जाएगा, अगर वो नहीं पारित हुआ है तो वह कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैंने टॉपिक राष्ट्रपति पढ़ाया है इतना अच्छे से पढ़ाया है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिक्लेयर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो फिर भी आप इस PDF को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाने के प्रयास किया गया है। इतने जितने डीपली मैंने आपको पढ़ाया है ऐसा कोई भी किसी यूट्यूब वगैरह पर आपको नहीं, कहीं पर नहीं मिलेगा है। राष्ट्रपति को इतने अच्छे समझाया कि जितने भी आपके अदर एग्ज़ाम वगैरह है उसमें आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और बहुत अच्छे से आप कहीं भी आंसर राइटिंग वगैरह करनी है या कुछ भी है तो आप सब इससे आराम से कर सकते हैं। आशा करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।